आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी अफसरान समेत एक जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक जवान जख्मी हुआ है। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में 2 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मौसूल हुई थी। इतला मौसूल होने के बाद फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में एनकाउंटर शुरू हुआ। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है ताकि दहशतगर्दों को भाग निकलने के कोई मौका न मिल सके और इलाके में गोलियों की गरज जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले गए पहले वाली पार्टी सर अभी जाओ। न्यूज 18 JKLH सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र सिंह सोडी जी, ये जो एनकाउंटर जारी है और अब भी ऑपरेशन जारी है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, बड़ा नुकसान है ये। और लगातार इस बात पर भी चर्चा होती रही है कि किस तरह से राजौरी पुंछ ये एरियाज को टारगेट किया जा रहा है और वहां पर इस तरह के कंटिन्यू हमने देखे हैं, इस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं जिनमें नुकसान भी हो रहा है, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी से हम राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कौल, जब हम एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, इस वक्त के क्या कुछ अपडेट हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर है इसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा छा गया है चारों तरफ, इसलिए फिलहाल अभी जो ऑपरेशन है उसको होल्ड पे रखा गया है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं मुनज़्ज़ा, उसमें ये देखा गया है, पहले भी देखा है कि जब भी कहीं पर एनकाउंटर होता है और रात के समय में उसको होल्ड पे रखा जाता है, क्योंकि उस वक्त एक चांस होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिन्होंने चारों तरफ से उस एरिया को घेर के रखा होता है, कहीं क्रॉस फायर में अपने ही जवानों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसको होल्ड पे रखा को बॉर्डर ऑफ है जा रही है। मिलिटेंट वहां तरह से वहां से कामयाब ना हमने देखा। मनोज, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, हम आपको सही से नहीं सुन पा रहे हैं। आपसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपको राजौरी के कालाकोट के हवाले से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अभी फिलहाल एनकाउंटर को हॉल्ट पर रखा गया है, लेकिन आपको बताएं कि राजौरी के इस एनकाउंटर में जवान शहीद हुए हैं और इसके अलावा आपको बता दें 3 जवान जो कि शहीद हुए हैं और एक जवान जो कि शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। राजौरी का ये इलाका जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली और उसके बाद जो है पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ। और इस एनकाउंटर में आपको बताएं कि 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हुए और एक शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस एनकाउंटर को हॉल्ट पर रखा गया है। जंगलाती ये इलाका है और क्योंकि इस तरह का सख्त टेरेन है, इस वजह से ये एनकाउंटर्स, ये ऑपरेशंस जो है और भी मुश्किल हो जाते हैं। काफ़ी मुश्किल इन जगहों पर ऑपरेशन अंजाम देना होता है क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है, ये एक ऐसा एरिया है जो कि जंगलाती इलाका है, आइसोलेटेड इलाका है। वहाँ पर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और यही वजह है कि इन ऑपरेशंस को अंजाम देने में वक्त भी ज़्यादा लगता है। वहीं हम बात कर रहे हैं राजौरी के कालाकोट की, और ये जो इलाके हैं जो पहले हमने देखा चंद साल पहले तक काफ़ी अमन अमान बरकरार था। राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, उधमपुर की बात करें, वो इलाके जहां पर अमन अमान से लोग जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक शिफ्ट जो मिलिटेंसी पैटर्न में देखने को मिला और राजौरी जैसे इलाके में, पुंछ जैसे इलाके में हमने देखा कि मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफा हुआ। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि कश्मीर में, क्योंकि मेन वैली में बहुत ही हमारे नुमाइंदे मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप इतला दे रहे थे इस एनकाउंटर के हवाले से कि एनकाउंटर फिलहाल हॉल्ट पे रखा गया है, मजीद तफसीलात चाहेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल मुनज़्ज़र, जो मैं कह रहा था कि इसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक ये किया जाता है कि जब रात का वक्त होता है, जब अंधेरा छा जाता है, तो उस वक्त एनकाउंटर को होल्ड पे रखा जाता है क्योंकि अंधेरे में, क्योंकि पूरे एरिया को ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया होता है, तो अंधेरे में ये चांस रहता है कि कहीं क्रॉस फायर ना हो और उसके बाद अपने ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका कोई नुकसान ना हो। इस वजह से फिलहाल इसको होल्ड पे रखा गया है कि हमने दिन में देखा, हालांकि जो ऑपरेशन था उसमें ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें सेना है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ लगातार वो ऑपरेशन कर रहे थे और कोशिश ये की जा रही थी कि ये एनकाउंटर जल्दी जल्दी खत्म हो। जो दो मिलिटेंट वहां छुपे हुए हैं, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया है, उन्हें जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन क्योंकि ये जहाँ पर ये एनकाउंटर है ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ ये पहाड़ी इलाका है और जहाँ काफी ऊंची चोटियां हैं, फिर गहरे नाले भी हैं और जहाँ पर हमने देखा कि जो झाड़ियां वगैरह है उसका फायदा उठा के जो मिलिटेंट है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल इसको होल्ड पे रखा गया है। और कल सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी तो उसके बाद से ये ऑपरेशन दोबारा लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी होल्ड पे रखा गया है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां से विड्रॉ किया है। वो पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो मिलिटेंट अंदर हैं, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं, उनको जब तक न्यूट्रलाइज ना किया जाए तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब ये इंतजार इसी बात का है कि कल सुबह जैसे सूरज की पहली किरण निकलेगी उसके बाद ये ऑपरेशन दोबारा लॉन्च किया जाएगा और ये जो दोनों वहां मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी मनोज। बिल्कुल मनोज, तो होल्ड पर अभी एनकाउंटर को रखा गया है और सुबह की पहली किरण से के साथ ही जो है ये ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा। बात जब हम राजौरी के करते हैं मनोज, तो बहुत मुश्किल जो है अब जिस तरह का मिलिटेंसी का पैटर्न देखने को मिला है उस हवाले से अगर देखा जाए तो अब जिस तरह के इनकाउंटर पेश आ रहे हैं चैलेंजिंग हो जाते हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि मुश्किल टेरेन की वजह से, एरियाज की वजह से भी और भी ज्यादा ये चैलेंजिंग इनकाउंटर्स ऑपरेशंस हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, देखें कि यहाँ हमने देखा कि राजौरी पूंछ का अगर आप पैटर्न देखें कि यहाँ पर जो भी जब भी मिलिटेंट आते हैं तो वो जंगली इलाकों में छुप जाते हैं और जंगली इलाकों में उनके लिए एक ये एडवांटेज रहता है कि वो जहाँ कहीं भी रहे वहां तक उनको स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं पर वो जो नेचुरल केव्स होती हैं वहाँ शेल्टर लेते हैं और कई बार जो घने जंगल है वहां पर शेल्टर लेते हैं, या जो बहुत ही स्टीप नाले होते हैं वहां पर शेल्टर लेते हैं। तो उसमें ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। लेकिन हमने ये देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी काफी ट्रेंड है, उन्हें मालूम है कि किस तरह का मोडस ऑपरेंडी ये मिलिटेंट अपनाते हैं और उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेज भी अपने ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। और हमने देखा कि कई बार हमने यहाँ देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्हें कामयाबियां भी दी हैं। हालांकि हमने देखा यहाँ राजौरी पूंछ की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज का मोराल जो है वो हाई है और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि जो भी मिलिटेंट इस तरफ आ जाए, जो भी मिलिटेंट जहाँ अमन बिगाड़ने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे उनको जैसे ही पता चले और उसके बाद ही उनको न्यूट्रलाइज कराया जाए। और यही जो स्ट्रैटेजी है यही यहाँ पर भी अपनाई जा रही है। हालांकि काफी मुश्किल गुजार इलाका है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगातार ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं और अब फिलहाल अगर इसको होल्ड पे रखा गया है, लेकिन पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि जो मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश ना करें, भागने कूदने में कामयाब ना हो जाए। इसलिए लगातार कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज की ये है कि जैसे ही कल सुबह सूरज की पहली किरण निकलेगी उसके बाद ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा और जो मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी मनोज, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत से तनख्वाह लेना और मुल्क के खिलाफ काम करना ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया था। जो डेडवुड थे, करप्ट एलिमेंट थे, उनको वीड आउट किया। उस पे अपोजिशन पार्टी जो भी पावर से बाहर है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन की कि आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों को सैक किया जा रहा है। उस बारे में सर क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। जो लोग निकाले गए हैं तो 52 311 में निकाले गए हैं। अब
कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार के तनख्वाह ले, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है और उसको डिफेंड करना उचित नहीं है। सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। उनको लगता है कि वो सरकार का काम नहीं करना चाहते हैं तो ना रहे यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट टू कॉम्प्रोमाइज। जो डेडवुड है उनको भी निकाला गया, तो 52 के आसपास निकाले गए, 311 में 67 निकाले गए डेडवुड में। ये नंबर तो बहुत छोटा है। नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है और इस पे कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड वी हैव बीन वेरी बिरवा में अवामी जलसे के बाद उमर अब्दुल्ला ने 4 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने पर सरकार की कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि यहां यह सिलसिला चला आ रहा है और ये साबित नहीं हो रहा है, बल्कि यहां सिर्फ कागजी ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि निजाम बदलने पर इस कानून पर सोचा जाएगा। गुलाम हसन मीर के इल्जाम पर एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो सामने आए तब पता चले कौन सी पार्टी ओल्ड एज पेंशनर्स की है। और NHPC पावर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, बल्कि ये तमाम पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की आवाम को वापस मिलने चाहिए। जो उन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगे वो सही लगे या गलत, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जब तक कि न आपको गुनहगार साबित किया जाए आपको बेगुनाह समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक सिलसिला चला है जहां के लोगों को बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनको एक कागजी ऑर्डर के तहत जो है नौकरियों से निकाला जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निजाम बदले तो जरूर इस पे दोबारा सोचा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने 32,000 नौकरी देने के सेक्रेटरी के दावे को गलत करार दिया। सरकारी नौकरियों से मुतल्लिक अरुण कुमार मेहता के बयान पर एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी फराहम की जाने वाली कोई लिस्ट मंजर आम पर नहीं आई है। उन्होंने कहा कि न तो इतनी नौकरियां दी गई और न ही नौकरी देने में शफाफियत बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर पढ़े लिखे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ये सरकार खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है और इस पे कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स। वो 26,000 है कहाँ? वो कहने की बात है ना। हमें तो कोई लिस्ट जारी होते हुए नजर नहीं आए। उल्टा जहां जहां लिस्ट निकले वहां पे धांधली हुई है और इंक्वायरी बिठाई गई। यहां कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से फिलहाल रिक्रूटमेंट का कोई सिलसिला नजर ही नहीं आ रहा है। बाकी रही बात हुकूमत की मुखालफत करना या हुकूमत के फैसले जो गलत होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, और ये हम रोकेंगे नहीं। 4 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ की बर्खास्तगी पर सिक्योरिटी माहिरीन ने फैसले का खैर मकदम किया। कैप्टन अनिल गौड ने कहा कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के दहशतगर्दों से ताल्लुकात काबिल कबूल नहीं है। ऐसे मुलाजमीन को बरतरफ किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। फिर एक बार जो सरकारी मुलाजिम है जिन पे ये इल्जाम है कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उन पर गाजगिरी है। 4 ऐसे सरकारी मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया सर्विसेज से, जिन पे इल्जाम है कि उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ रहे हैं। आज ये कार्रवाई हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे मुलाजिमों को ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका है सरकार की तरफ से, जिनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उनकी बरतरफी हुई है। कितना जरूरी है और क्या इस पहल को किस तरह आप लेते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये एक पहल कदमी है
क्योंकि ये आपको पता है कि ये आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन के बाद ही शुरुआत हुई। उससे पहले जितने ये मुलाजिम हैं जो टेरर लिंक्स के साथ थे, यहाँ तक कि इवन सलाउद्दीन के बच्चे जो थे उनको भी गवर्नमेंट नौकरियां मिली हुई हैं। और उसके अलावा गिलानी के जी उसके पोते को नौकरी मिली हुई है। सबको ऐसे जो जो लोग टेररिस्ट के साथ थे, सेपरेटिस्ट सोच रखते थे, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिली हुई थी। वो कितने दी थी? जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पहले थी। अब जो है जब से आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ, गवर्नमेंट ने जो है ये जो सारा टेरर नेक्सस है, क्योंकि देखिए नेक्सस सिर्फ एक मिलिटेंट नहीं होता जो बंदूक उठा के करा, उसका सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम जहां से उसको पैसा हवाला से पहले ट्रांसफर होता है, फिर वहां से उसको फिर मिलता है, फिर उसको छुपाने के उसको और दूसरी जगह जो देने के लिए है, ये सारे के सारे उसमें जिसको हम अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, ये वो लोग हैं। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, मैं कहता हूं कि इन्होंने ये इनके जो सारी की सारी जो है ये पूरी शनाख्त करके और उनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में उनको डिसमिस कर रहे हैं, ताकि अगर वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट उनके जो है उनको कोई रिलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने कानून बनाया है उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको पता है, देखिए किस हिसाब से उसने मनी ट्रेल पहले उसका पूरा का पूरा लगाया कि कहां से पैसा आता है, किसके पास जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस किस के पास है, पहले उनको सारा एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद में अब जैसे जैसे कोई टेररिस्ट जहां होता है वो कैसे आया है, कहाँ पे छुपा है, उसको किसने किसने उसको वो दिया है, शेल्टर दिया है, किसने उसको फैसिलिटेट किया है, वो सारे के सारे जो लिंक्स है वो निकले। और अब गवर्नमेंट जो है इनको बर्खास्त कर रही है। कितना खतरा होता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह से मिलिटेंटों की हिमायत करता है या मदद करता है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना, और सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कितना खतरनाक होता है? देखिए इतना ये खतरनाक होता है, मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीजीपी के दफ्तर के अंदर बॉम्ब प्लांट हुआ था, उसकी डस्टबिन के अंदर। और ये तो खुशकिस्मती है डीजीपी की कि वो बच गए, नहीं तो डीजीपी उस टाइम खत्म हो तो फिर क्या था। ये वो लोग हैं, ये जो एक तरीके के जो क्या मैं कहूंगा कीड़े हैं, जो सेंटीपीड टाइप के हैं, जो अंदर रेंगते रहते हैं और सारी खबरें जो हैं वो देते हैं उनको, टेररिस्ट को और सेपरेटिस्ट को। वहां से उनको पैसा मिलता है और वो उस हिसाब से चलते हैं। और वो भारत की बजाय जो है दूसरे देशों को जो है उधर अपनी लॉयल्टी उनकी है। इन लोगों को अगर गवर्नमेंट मुलाजिमत मिली है, कैसे मिली है, कोई सिलेक्शन तो आपको पता है। ये तो अब होना शुरू हुआ कि जी ये एसएसबी जो है और जो यूपीएससी वगैरह जो अपना जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है, ये अब सक्रिय हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि भाई कोई पॉलिटिशियन है उसके बाद जाता है, वो उसको लिंक्स क्या होता है, ठीक है, उसको कहता है भाई इसको लगा दो, टेम्पररी लगा दो। 89 डेज पहले एक डिपार्टमेंट लगा, 89 डेज दूसरे डिपार्टमेंट लगाते, तीसरे डिपार्टमेंट जाता है उसको परमानेंट कर देते। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठ के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ नकेल कसनी चाहिए और तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब तक आप ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड जो नेक्सस है इसको जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तक टेररिज्म जो है वो नहीं खत्म होगा। क्योंकि टेररिज्म का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है। ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है सारा, जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये जो है टेररिज्म खत्म नहीं होगा। जिन्होंने सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बाद आतंकवादियों की मदद की है, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और जो आज हुआ है या पहले भी हुआ है इन एम्प्लॉयज के खिलाफ, वो एक अच्छी बात है। और ऐसी चीजें, जो ऐसे एक्शन आगे भी जारी रहनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। 4 मुलाजमीन को बरतरफ करने पर रिएक्शंस अभी और भी सियासी लीडरान के बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टाउन हॉल बीरवा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवामी जलसा मुनक्किद हुआ और इस जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। बीरवा पहुंचने पर बीरवा असेंबली हल्के के इंचार्ज उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी और दीगर लीडरान और लोगों ने उमर अब्दुल्ला का वालहाना इस्तकबाल किया। डॉक्टर मोहम्मद शफी, आगा सईद रूहुल्ला, अली मोहम्मद सागर, नासिर असलमानी और दीगर लीडरान ने खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने यूपी सरकार और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने यूटी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि यूपी में मुसलमानों पर नए जुल्म की इंतहा है, यहां अब हलाल चीजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को होशियार रहना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए साजिशें रचाई और एनसी लीडरान और वाबस्ता लोगों को तंग किया, लेकिन एनसी घबराए नहीं। ये पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ी है। उमर अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया को भी हदफ पे तनकीद बनाया और कहा कि यहां लोगों की परेशानियों को दूर करने में एलजी इंतजामिया नाकाम रही है। पिछले दिनों यूपी की हुकूमत ने लाया, वहां पे यूपी में आज किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगाना अब जुर्म हो गया है। अगर किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगा हो, आप अपने घर में वो चीज रख नहीं सकते हो। आज यूपी हुकूमत के तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिस पे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा सीधा न्यूज 18 की खबर का असर एक बार फिर जिला बांडीपुरा देख रहा है। जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में पार्किंग के लिए मुख्तस अराजी की खस्ताहाली पर न्यूज 18 ने मुतादिद बार खबर चलाई। महकमे R&B ने रिपोर्ट को नोटिस में लेते हुए पार्किंग पर काम शुरू कर दिया। काबिल जिक्र है कि इस जगह की खस्ता हालत की वजह से सुंबल में मुलाजमीन और आम लोगों को गाड़ियां पार्क करने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं थी। अब जबकि इस पर काम शुरू हुआ, इस मामले में लोगों में मसरत का माहौल देखा जा रहा है। पहले मैं आपको खैर मकदम करता हूँ न्यूज़ 18 को। उन्होंने हमेशा यहाँ की बात वहाँ तक पहुँचाई जहाँ हमारी गवर्नमेंट साहब है, वहाँ तक बात पहुँची और सोशल मीडिया पे बहुत बार ये बात उठाई। हम उनका शुक्रगुजार है और आवाम का भी शुक्रगुजार है जिन आवाम ने हमें ताफुन दी, और चेयरमैन साहब का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने ये काम दिल लगा के किया। और उसके बाद जो काउंसलर बॉडी है यहाँ टेरावाडू से मुंतकिल है, उन्होंने बहुत मेहनत की चेयरमैन के साथ। चेयरमैन जहांगीर साहब था यहाँ। और अभी हमारे जो 2 टेंडर हुए थे, एक चिल्ड्रन पार्क का और इसमें एक पार्किंग भी जो इरिगेशन कॉलोनी सुंबल में बनाई जाएगी, तो आज इंशाल्लाह उसका काम चल रहा है। खासकर मैं अपनी तरफ से शुक्रिया कर रहा हूँ डिपार्टमेंट R&B का, जो हमारे प्लान्स थे बाकी चीज़ उनमें टेंडर किए और अभी काम भी स्टार्ट हुआ। खासकर इसके साथ साथ मैं न्यूज़ 18 का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उनने काफ़ी 10-15 बार मैंने भी देखा न्यूज़ 18 ने इस पर बात की कि यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए कोई जगह अच्छी नहीं है, तो मैं न्यूज़ 18 का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनने जो बातें उठाई है कंटिन्यू, तो आज वो सामने उसका काम भी चल रहा है। अब लोगों को भी इसमें राहत आएगी और गाड़ियाँ भी लोग अच्छी तरह से रखेंगे, क्योंकि इससे पहले लोग बाहर रोड पे गाड़ियाँ रखते थे जिससे एक्सीडेंट का खतरा होता था, तो अब वो चीज़ भी दूर हो गया। अब तो आराम से लोग गाड़ियाँ। कल्चरल एकेडमी और ऑल J&K फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल में वादी के मारूफ थिएटर डायरेक्टर और अदाकार मुश्ताक काक की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी जफर इकबाल मनहास ने की। तकरीब के आगाज में शहजाद शबीर ने मुश्ताक काक के हक में फातिहा खानी और दुआए मगफिरत की। तकरीब के दौरान थिएटर से जुड़े अशखास ने मुश्ताक काक को शायान शान खराज अकीदत अदा किया। तकरीब में सईद हुमायूं कैसर, गुलजार गनाई, अरशद मुश्ताक बाला, शफीक कुरैशी, हसन जावेद, हसन हुसैन खान, मंजूर, शौकत मागरे, खुर्शीद मीर, गुलजार अहमद भट्ट, ताहिर नजार और अख्तर हुसैन खासतौर पर शामिल थे। तकरीब के नज़ामत के फ़राइज़ एक्ट के चेयरमैन मुश्ताक अली अहमद खान ने अंजाम दिए। आज की तकरीब यहाँ एक्ट मुश्ताक अली खान साहब का एक NGO है जो थिएटर पे काम करता है, उन्होंने और उनके कुछ दीगर साथियों ने मरहूम मुश्ताक काक साहब जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ है,
उनकी याद में आज ये तकरीब थी ताकि उनको खराज अकीदत पेश किया जाए। ये उसी सिलसिले की एक तकरीब थी जहाँ लोग जमा हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी तकारीर में और उन्हें खराज अकीदत पेश किया और मुश्ताक काक साहब के जो कारनामे हैं, थिएटर के थे जो उनने खिदमात दी हैं, तो उनका जिक्र हुआ। तो इसी सिलसिले की तकरीब थी। आज हमने एक ताज़ियती मजलिस का इनकाद किया था टैगोर हॉल में, जो हमने मुश्ताक काक साहब के गुज़रने पे, आज उनका वैसे चौथा भी था, तो उस सिलसिले में हमने एक ताज़ियती मजलिस रखी थी जिसमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले थिएटर से लोग जुड़े हुए या बाकी आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए और फनकारी के जो वो हैं, जो लवर्स हैं, आर्ट लवर्स जो हैं, उन्होंने भी शमूलियत की। अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिली। किस्से को लेना देना तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, दिल को ज़रूर सुकून मिला कि हमने मुश्ताक काक साहब को याद किया, उनकी अच्छाइयों को, उनके साथ रिलेशंस को, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त हम सब ने साझा किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया और 1-2 घंटे हमने साथ बिताए। मुश्ताक काक की यादें और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उन पे बात हुई, अच्छा लगा। एक बार फिर मैं दुआ गो हूँ अपने दोस्त, अपने भाई मुश्ताक काक के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनको मगफिरत अता करे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। प्राइम डिबेट देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।